गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कंसंट्रेशन टर्म में आज हम स्टडी करेंगे, मोलरता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपकी मोलरता के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो बच्चों आज अपन स्टडी करेंगे मोलरता की। मोलरता क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर अपन मोलरता की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को मोलरता का बेसिक पता होना चाहिए। मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? स्मॉल एम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम के द्वारा अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात, अगर अपन देखें तो मोलरता का मतलब होता है मोलल, ठीक है। और अगर अपन सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता आती है मोल पर किलोग्राम, ये अपनी सांद्रता है। अब मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन के अंदर ही अपना आंसर होता है, आपको तरीके से पढ़ना है। देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या क्या कहलाती? मोलरता कहलाती है। खास बात देखो, यहां पर देखो, आप यहां पर देखो मोल पर किलोग्राम है। इसका मतलब मोलरता में क्या आता है? मोलरता में आता है विलायक का भार। मोलरता में क्या आता है? विलायक का भार। या तो लो आप 1 किलोग्राम में, फिर अपन जानते हैं, फिर आप लो उसको ग्राम के अंदर। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्योंकि आयतन अनुपस्थित है तो मोलरता में क्या होता है? आयतन अनुपस्थित होता है। अपन जानते हैं अगर किसी सांद्रता में आयतन अनुपस्थित होता है तो क्या होता है? ताप से अप्रभावित रहती है। ताप से अप्रभावित रहती है। बच्चों, ये मैंने कुछ बेसिक लिखा है, जल्दी से आप इसको पढ़ो। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक और खास बात अपन जानते हैं, क्या अपन जानते हैं? मोलरता में 1 ग्राम विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलना असंभव होता है। अतः विलायक का भार किलोग्राम में लेना होता है, जिससे कि सांद्रता मोलरता में आ जाए। बच्चों, ये अपन को पता आ जाए। अपन को ये पता होना चाहिए कि मोलरता जो टर्म है वो कहां से आई है। अपन जानते हैं, कोई 1 ग्राम ले ले अपन विलेय को। अगर अपन 1 ग्राम विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में डालें तो अपन जानते हैं घोलना संभव होगा। तो यहां पर अपन को विलायक की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो अपन ने क्या करा? 1 ग्राम विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव है, इसलिए अपन यहां पर विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे, क्योंकि अपन 1 ग्राम को 1000 ग्राम में विलायक में आसानी से डिसोल्व कर सकते हैं। तो इस केस में इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी? अगर अपन इसकी परिभाषा निकालें, देखो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? इसकी परिभाषा कहां मिलेगी? इसकी परिभाषा बच्चों मिलेगी आपको यहां पर। देखो क्या होगा? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। क्या बोला मैंने बोला 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा इसकी सांद्रता मोल पर किलोग्राम होती है। दैट्स ऑल। तो बच्चों ये चीज अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपन ने बच्चों मोलरता का बेसिक लिखा है।
एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चीज का फॉर्मूला है ना। तो उसका सूत्र क्या निकलेगा, देखो सूत्र की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं मोललता, मोललता बराबर क्या निकलेगा, देखो ये लिखा आपका फॉर्मूला। ये मोल तो आपके विलय के हैं और द्रव्यमान किसका है, आपका किलोग्राम आपके विलायक का है। तो अपन लिख सकते हैं मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटा ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। और अपन जानते हैं यहां पे द्रव्यमान अपन किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, ठीक है ना। अपन इसको चाहें तो आगे से लिख सकते हैं, स्मॉल एम बराबर मोल कैसे निकालोगे, WA बटा MA इंटू वी, ठीक है ना। सॉरी वी के W, ये W मैंने किलोग्राम में ले लिया। अगर आप इसको ग्राम में लेते हो तो क्या बनेगा, WA बटा MA इंटू 1000 अपॉन W। बच्चों दो फॉर्मूले ही है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, या तो क्वेश्चन आपकी किलोग्राम में देगा या फिर क्वेश्चन आपको नॉर्मली देगा। अगर यहां पर कोई क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन के अंदर अगर आयतन प्रेजेंट होता है तो ध्यान रखना आयतन के साथ वो अपन को क्या देगा, अपन को देगा घनत्व। अब इसके अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। जल्दी से आप इसके फॉर्मूले देखो कैसे कराए मैंने। तो बच्चों देखो इसका क्वेश्चन बनाते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चन बनेगा, दो कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं इसके ना, अपन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोलकर 250 ग्राम जल में घोलकर इसका विलयन बनाया गया है। विलयन 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोलकर इसका विलयन बनाया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन है, मोललता ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे, देखो आप, मैंने आपसे कहा था किसी भी क्वेश्चन को देखने जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, देखो ग्राम में दे रखा है यानी कि भार है, वेट है। इधर भी आपके पास ग्राम के अंदर देखो आप, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा आपका सोल्यूट, और चूंकि ये क्या हो जाएगा आपका सोलवेंट। अपन को ये तो पहचानना होता है। सबसे पहले लिखना है अपन को गिवन वैल्यू, क्या होगा, WA का मान कितना होगा, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि अपना सोल्यूट है। अगर अपन इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो मैंने आपको सिखा दिया कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको विलायक का भार दिया है, कितना दिया है, 250 ग्राम, और आपसे मोललता पूछिए तो क्या होगा बच्चों, WA, ये हो जाएगा MA, चूंकि ग्राम के अंदर है इसलिए 1000 अपॉन W। इन सब की वैल्यू मेरे पास है, WA का मान है 4.9 ग्राम अपॉन MA का मान कितना है, 98 ग्राम पर मोल इंटू 1000, ऐसे कैसे, और इधर कितना जाएगा मेरे पास 250। अब नॉर्मली क्या होता है, अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ग्राम से ग्राम कटेगा, 4 बार ही कट जाएगा, 49 से कम 49 हो गया, 4 से काट दो आप, 4 पंजे 20। तो यहां पर बच्चों मोललता क्या आएगी, 1/5। 1/5 बोले तो 0.2 यूनिट किस में आएगी, मोल पर किलोग्राम में। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। इसके अंदर मैंने आपको विलायक का भार दे रखा है, आपके पास सोल्यूट है, केवल गिवन वैल्यू लिखना है, आंसर आना है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन बना, जैसे मैं बनाऊं क्वेश्चन, जैसे 93% W अपॉन V, W अपॉन V H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। 93% W अपॉन V H2SO4 की मोललता ज्ञात करो यदि इसका घनत्व
यदि इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml हो। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था यहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, देखो इस जगह पर देखो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 93% W/V H2SO4 का अर्थ अपन को समझ में आना चाहिए, कि जब तक अपन इसका मीन नहीं लिखेंगे तब तक अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इनके सारे जो मीन है W/W के बाद V/V परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और मैंने आपको कराया था परसेंट W/V, मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब ये तो ग्राम के अंदर है और ये ml में है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि 93 ग्राम H2SO4, 93% का मतलब 93, क्योंकि W है इसलिए ग्राम लिखा। 93 ग्राम H2SO4 क्या होगा नीचे 100 ml जल में उपस्थित है, ऐसे बनेगा ना। 93 ग्राम आपका H2SO4 है, क्योंकि वॉल्यूम में कितने में घुलेगा, 100 में घुलेगा। मैंने आपसे कहा था अगर दोनों अलग अलग होते हैं, ऊपर का भी अलग है नीचे का भी अलग है, और परसेंट का हिसाब चलता है, तो अलग अलग होने पर आपका हमेशा जो बनेगा सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा आपका 100 ml होगा, कंप्लीट सो बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन चलते हैं, WA का मान मेरे को मैंने कितने दिया आपको, 93 ग्राम ऑफ H2SO4, यस है नो, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन को इसका मोलिकुलर वेट निकालना है, कितना हो जाएगा, इसका होता है 98 ग्राम पर मोल। येलो अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपन के साथ वॉल्यूम भी प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। साथ में अगर डेंसिटी की बात करें तो घनत्व कितना होगा 1.84 ग्राम पर ml, ठीक है। अब क्या निकलेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अपन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि अपन जानते हैं एक फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है बच्चों आयतन इंटू घनत्व, ये होता है, ठीक है ना। अब बताओ मेरे पास आयतन कितना है, मेरे पास आयतन है 100 ml, ये तो आगे मेरे पास 100 ml, और घनत्व कितना है 1.84 ग्राम पर ml, ये ग्राम पर ml आ गया, ml से ml कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 184 ग्राम। अब एक चीज देखो आप, यहां पर मैंने निकाला विलयन का द्रव्यमान, क्या निकाला, विलयन का द्रव्यमान। और अपन एक बात जानते हैं, अगर अपन मोललता का केस पढ़ रहे हैं तो मोललता के केस के अंदर हमेशा क्या निकलता है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था, आपको याद हो तो, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एक तो होता है सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है वो होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, आपको ये निकालना है। तो जैसे आप सोलवेंट निकालोगे तो सोलवेंट बराबर क्या होगा, सोलवेंट बराबर हो जाएगा बच्चों सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो आपको सोलवेंट निकालना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कितना है आपका, सॉल्यूशन तो टोटल आपका 184 ग्राम आया है, 184 ग्राम माइनस सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट आपके पास 93 ग्राम है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा 91 ग्राम, ठीक है। अब मेरे पास देखो सारी वैल्यूज आ गई है ना, अब सारी वैल्यूज आ गई तो दोबारा लिख लो, देखो कैसे, देखो W, जैसे अपन डायरेक्ट मोललता निकालते हैं तो मोललता बराबर क्या होगा WA/A में, क्योंकि ग्राम के अंदर है तो 1000/W। अब देखो आप WA का मान कितना है आपके पास 93 ग्राम, ठीक है। अगर अपन अणुभार की बात करें तो A में कितना है मेरे पास 98 ग्राम पर मोल, ये लो साहब। चलो विलायक का द्रव्यमान कितना, W का मान 91 ग्राम। अभी तीनों चीज मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं आसानी से क्या करूंगा, इसकी मोलरिटी निकाल लूंगा। तो M बराबर कितना होगा 93 ग्राम बटा 98 ग्राम पर मोल इंटू कितना होगा 1000/91। बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपके आंसर आएगा 10.42 मोल पर किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड सवाल है, मोलरिटी का कोई केस होता है तो ये स्टैंडर्ड सवाल आपसे पूछ सकता है। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन है 93% W/V H2SO4 की मोललता ज्ञात करो यदि इसका घनत्व आपके पास है। अपन को सबसे पहले अगर कोई चीज ऐसी आती है ना तो अपन को इसका मीन आना चाहिए। तो 93% 93 ग्राम कितने में डिजोल्व होगा 100 में, WA का मान कितना होगा 93।
अपन अणुभार इसका निकाल लेंगे 98, वी का मान मैंने आपको दे रखा है, डेंसिटी क्वेश्चन में है, तो विलेन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना 100 ml, घनत्व कितना है 1.84 ग्राम पर ml, ml से ml कट जाएगा 184 ग्राम। ठीक है, अपन जानते हैं मेरे पास विलयन का द्रव्यमान आया है, और अपन जानते हैं मोलेलिटी के केस के अंदर क्या होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए। अपन जानते सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। आपको ही निकालना है, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, आप वैल्यू रखोगे 91। अब मेरे पास WA का मान भी है, MA का मान भी है, 1000 भी है, W भी है। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और मेरे पास सीधा क्या हो जाएगा, मोललता आ जाएगी। तो बच्चों मोललता की दो कैटेगरी क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों कैटेगरी मैंने आपको करवा दिए। इससे रिलेट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपन ने मोललता का केस पढ़ लिया है। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है अपने मोल भिन्न या मोल अंश। कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म में अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मोल भिन्न या मोल अंश। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इसका बेसिक। मोल अंश, अंश बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो मोल भिन्न, या आप इसको बोल सकते हो मोल प्रभाज। ये होता है, खास बात ये होती है यूनिटलेस होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन को ये पता होना चाहिए कि इसको किससे इंडिकेशन करते हैं। तो अगर अपन देखें तो इसको इंडिकेशन करते हैं एक्स के द्वारा। ठीक है ना, क्या होती है मोलबिन, मोलबिन में क्या होता है, अपन लेंगे अवयव। अवयव बोले तो विलेय और विलायक। तो अपन बोल सकते हैं मिश्रण में उपस्थित अवयवों के मोल, मिश्रण में उपस्थित अवयवों के मोल तथा संपूर्ण मिश्रण में मोलों की कुल संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बात को आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक वर्ड आया है देखो, अवयव। अगर अपन अवयव की बात करते हैं तो यहां पर जो अवयव होंगे वो होंगे, एक तो होगा आपका विलेय जिसको घुलना है, और जो घुलेगा वो हो जाएगा आपको विलायक। ये अपन ने मोलबिन की डेफिनेशन लिख ली। आपको ये चीज पता होना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, मिश्रण में उपस्थित अवयवों, मिश्रण में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मोल भिन्न, मिश्रण में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मोल भिन्न का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यह आपको याद रखना है। अगर यह आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कर भी सकते हो और अपने आप को चेक भी कर सकते हो। मतलब क्या है गानी, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोलवेंट, ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब मिश्रण में उपस्थित अवयव यानी कि विलेय की मोल भिन्न तथा विलायक की मोल भिन्न का योग 1 के बराबर है। अगर इन दोनों में से एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली तो दूसरी चीज को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स सोल्यूट। ये हो गया। अब अपन को ये पता होना चाहिए ये टर्म आई कहां से। तो अपन जैसे अपन बोले, जैसे माना कि मिश्रण में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय ए मान लेता हूं, विलेय ए के मोल एन, विलेय को निकाल रहे हो एन ए, तथा मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और ये आ गया मोल भिन्न 1 से, तथा विलायक के मोल
तो विलाय को आप बी मान लो, तो क्या होगा, मोल को रिप्रेजेंट एन से और ए बी, मोल एन बी, और मोल भिन्न कितनी होगी, तो मोल भिन्न इसकी हो जाएगी आपके एक्स बी। अब देखो कैसे निकालते हैं, मोल भिन्न निकालने का तरीका सिखा देता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। अगर आपको विलय की मोल निकालना है, यानी कि एक्स ए निकालना है, तो ऊपर तो क्या आएगा, विलय के मोल बटा नीचे क्या आएगा, विलय प्लस विलायक के मोल, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको विलायक की मोल भिन्न निकालनी है तो विलायक की मोल भी निकालनी, अगर आपको विलायक की मोल भी निकालनी है, दोबारा निकाल देता हूं, जैसे आपको विलय की मोल भी निकालनी तो क्या होगा, विलय के मोल बटा विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको विलायक की मोल भी निकालनी है तो विलायक का मोल बटा विलय प्लस विलायक के मोल, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे, अपन दोनों को जोड़ देंगे। अगर अपन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, दोनों की वैल्यू मेरे पास है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, नीचे भी क्या आएगा आपके पास, एन ए प्लस एन बी, ये एक बार कट जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। आपने ए क्या माना है, अपन ने बच्चों ए माना है सल्यूट, प्लस बी क्या माना है अपन ने इसको माना है सोलवेट, बराबर क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर आपको विलय की मोल भिन्न ज्ञात है तो आप विलायक की मोल भिन्न को आसानी से निकाल सकते हो। दोबारा सुन लो, मोल अंश क्या होता है, अवयव आएगा विलय और विलायक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। डेफिनेशन क्या होगी, मिश्रण में उपस्थित अवयवों के मोल तथा संपूर्ण मिश्रण में मोलों की कुल संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। मिश्रण में क्या क्या होता है, विलय होता है और विलायक होता है, इनकी मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। अगर एक आप निकाल लेते हो तो दूसरे आपको क्या करना है, 1 में से लेस करना है। अब ये टर्म कहां से आई, तो माना कि मैंने ए विलय ले लिया तो विलय के मोल ए ने मान लिया और मोल भिन्न 1 से मान ली। इसी प्रकार विलायक को करा मैंने, तो 1 से कैसे निकालोगे, विलय के मोल अपॉन विलय प्लस विलायक। अगर आपको विलायक की मोल भी निकालनी तो विलायक की मोल अपॉन विलय प्लस विलायक, दोनों का आप एडिशन कर दो तो आपके आंसर 1 आ जाएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मोल भिन्न पढ़ाई थी। अब बच्चों अपन को पता होना चाहिए मोल भिन्न के कितनी कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं। अगर अपन मोल भिन्न की बात करें, देखो अगर अपन मोल भिन्न की बात करते हैं तो मोल भिन्न के कितने कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए, देखो ये मोल भिन्न सबसे पहले बन सकता है आपका मोल का क्वेश्चन। अब बताओ मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का तरीका होता है डब्ल्यू ए बटा एम ए, बोले तो विलय के मोल। डब्ल्यू ए क्या होता है, ये होता है विलय का द्रव्यमान, ये तो जाएगा विलय का द्रव्यमान और ये हो जाएगा विलय का अणु भार। तो बच्चों ये अपन को सबसे पहले आना चाहिए मोल कैसे निकालते हैं। हालांकि अपन ने 11th क्लास से पढ़ लिया और इससे पहले जो मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी वो मैंने आपको बता दिया कैसे मोल निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि चलो मोल, पहला क्वेश्चन बनेगा मोल का। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डायरेक्ट में आपको गिवन दे दूं मोल। दूसरा क्वेश्चन तो क्या करना है, अगर मैं डायरेक्ट आपको मोल दे देता हूं, देखो अगर मैं आपको मोल नहीं दूंगा तो मैं क्या दूंगा, आपको ग्राम में मात्रा दे दूंगा, तो आप मोल निकाल लेना। डायरेक्ट अगर मैं आपको मोल दे दूं तो क्या करना है, आपको टोटल मोलों का अनुपात निकालना है और 1 by 1 निकालना है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और जो थर्ड कैटेगरी बनती है वो थर्ड कैटेगरी है डायरेक्ट में आपको क्या कर दूं, डायरेक्ट में आपको मोल भिन्न दे दूं, तो ये हो जाएगा गिवन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि मिश्रण में विलय और विलायक की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। सारों को आप 1 के बराबर रख दो, जो चीज आपसे पूछी है आप उसको कैलकुलेट कर दो। क्या क्या आ सकता है, मोल का क्वेश्चन आ सकता है, मोल भिन्न का क्वेश्चन आ सकता है और मोल निकालने का पूछ सकता है। तो इस बेस पर अपन ने क्या करे, 3 क्वेश्चन बनाए। देखो आप इस बेस पर पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखो H2 प्लस I2, क्वेश्चन नंबर 1, H2 प्लस I2 2HI की साम्य अवस्था पर H2 तथा HI के मोल भिन्न, H2 तथा HI इसकी मोल भिन्न क्रमशः 0.2 और 0.5, यानी कि मैंने आपको क्या दिया है, मैंने बच्चों डायरेक्ट आपको मोल भिन्न दिया, यानी कि मैं यहां पर हूं, है ना। सॉल्यूशन बन गया कंप्लीट। तो क्या होगा, XH2 प्लस XI2 प्लस XHI, क्योंकि सारे डिसोल्व हो गए, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर।
अब गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है, एक तो मुझे मिला है XH2 का मान और एक मिला है मुझे XHI का मान, ठीक है ना। H2 और I2N मुझे दो मान दिए, एक तो H2 का मान मिला है, एक HI का मान मिला है। H2 का मान है 0.2 और यहां पर कितना है 0.5। तो साम्य अवस्था पर अपन को किसकी मोल भी निकालनी है, I2 की निकालनी है। यानी कि अपन को क्या निकालना है, I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप ये वैल्यू रख दो, कितना आएगा 0.2 प्लस XI2 आपको निकालना है, इधर आ जाएगा आपका 0.5 बराबर 1। तो क्या होगा XI2 प्लस 0.7 बराबर 1। तो XI2 बराबर 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3। अब सवाल है आपने क्वेश्चन सही करा है या गलत करा है, इसको आप खुद चेक कर सकते हो। कैसे, देखो मेरे पास XH2 था, मेरे पास XI2 था, मेरे पास XHI था। इन सब का मान हमेशा कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। अगर आपके सारा आंसर 1 आ रहा है तो आप समझ जाना आपके नंबर सॉलिड है। H2 का मान कितना है, H2 का मान है 0.2। XI2 का मान आपने कितना निकाला 0.3 और इधर क्या है आपके पास 0.5। आप हल करो कितना आएगा आपके पास 1.0। इसका मतलब मिश्रण में विलेय और विलायक की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। तो बच्चों ये अपनी फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अपनी सेकंड कैटेगरी के पास। देखो अगले मैंने आपको क्या दिया है, अगले मैंने दिया आपको डायरेक्ट मोल। देखो आप मोल यानी कि मैंने आपको दिया है ये वाली चीज, है ना। क्या दिया है मैंने आपको क्वेश्चन में, मैंने दिया है आपको डायरेक्टली ए के मोल। ए के मोल बच्चों कैसे, ए के मोल है, आप इसको लिख सकते हो Na। कितने दिए, मैंने दिए आपको 2 मोल, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 मोल। फिर मैंने आपको दिए बी के मोल। अगर बी के मोल की बात करें तो ए, बी का निकाल रहे हो तो बी बराबर कितना आएगा 4 मोल। ये 4 मोल आ गया, ठीक है ना। कुल मोलों का, कुल मोलों की संख्या, कुल मोल है ना, कुल मोल कैसे निकालोगे आप, यानी कि ए और बी के मोल जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6 मोल। कोई दिक्कत। अब मुझे निकालनी ए की मोल भिन्न। तो देखो ए की मोल भिन्न कैसे निकालोगे, क्या आएगा विलेय के मोल बटा, या तो ऐसे लिख लो आप विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। तो एक्स ए का मान कितना आएगा, एन का मान कितना है 2 मोल, ये 2 मोल। और एन ए और एन बी का मान कितना है आपके पास 6 मोल, ये 6 मोल हो गया। अपन जानते मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, लगाओ 3 का भाग, 0.3 और 3। अपन जानते यूनिट लेस हो गया। अब देखो मेरे पास जैसे ये आ गया, अब मुझे अगले ने पूछा है एक्स बी का मान। तो एक्स बी का मान क्या करोगे आप, 1 माइनस का 0.33। जैसे आप 1 माइनस 0.33 करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स बी की मोल भिन्न आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको, एक्स ए और एक्स बी को जोड़ना है। अगर दोनों को जोड़ेंगे और अपना आंसर 1 आ जाता है तो इसका मतलब तो बच्चों अपना लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन रह गया, अपन यहां पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जल के मोल निकाल देता हूं। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जल के मोल। अब बताओ मोल क्या होता है, एन से आप निकाल रहे हो H2O के, फॉर्मूला क्या होगा WA बटा MA, ठीक है ना। चलो WA का मान कितना दे रखा है मैंने 36 ग्राम। अब H2O का अणुभार निकालना पड़ेगा आपका। तो H2O का अणुभार कितना होगा 2 प्लस 16 बराबर 18। तो आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 दूना 36 मोल, ये आ गया आपके पास 2 मोल, ठीक है। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं पर आगे। अब निकालूंगा मैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के मोल। तो एथिल एल्कोहल के मोल कैसे निकालोगे आप, एन तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH बराबर क्या होगा WA बटा MA। WA का मान कितना मेरे पास, मेरे पास WA का मान है, WA का मान है मेरे पास 46 ग्राम। अब मुझे क्या निकालना है, एथिल एल्कोहल का अणुभार निकालना है बच्चों। तो मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया। कितना होता है 12, कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का होगा 1 और ऑक्सीजन का होगा 16। तो कितना होगा
12 इंटू 2 यानी कि 24 तो हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और आप कैलकुलेट करोगे तो 46। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 46 ग्राम पर मोल। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे कि ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास आ गया 1 मोल, यानी कि 2 कंपोनेंट ले लिए अपन ने। अब तीसरा जो कंपोनेंट है यहां कर देता हूं मैं, तीसरा जो कंपोनेंट है अपना, तीसरा कंपोनेंट क्या है अपने पास है मेथिल एल्कोहल। तो अपन क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे मेथिल एल्कोहल के मोल। तो मेथिल एल्कोहल के मोल, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन, और मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH, बराबर क्या आएगा, वही WA बटा AMA। अब WA का मान मेरे पास दिया है यानी कि 32 ग्राम दिया है, तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे निकालना मेथिल एल्कोहल का अणुभार। तो अणुभार निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और आप जोड़ोगे आगे 32। ठीक है, तो यहां पर कितना जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ये हो गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना जाएगा आपके पास 1 मोल। अपन ने संपूर्ण निकाल लिया, यानी कि अपन ने 3 कंपोनेंट थे, सपोज करो ABC थे, उसके अपन ने मोल निकाल लिए। एक का मोल आया आपके पास 2, एक का मोल आया आपके पास 1, और एक आया आपके पास 1। तो अपन क्या निकलेंगे, कुल मोलों की संख्या आप निकाल लो, कुल मोलों की संख्या। अच्छा, कुल मोल कौन कौन से, एक तो आपके पास H2A, एक आपके पास इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, और एक आपके पास मिथाइल एल्कोहल है बोले तो CH3OH। इन सब का मान देखो, इसका मान 2 है, अगले का मान 1 है, और अगले का मान 1 है, टोटल कितना आएगा आपके पास 4। तो कुल मोलों की संख्या कितनी जाएगी आपके पास, टोटल हो जाएंगे 4 मोल। अब आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, इसके मोल कितने मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये आ गया 2 मोल यूनिट के साथ, अपॉन टोटल मोल कितने 4 मोल, मोल से मोल कैंसिल 1/2 आंसर। इसकी बात करें, निकालो एथिल एल्कोहल कितने मोल है आपके पास 1 मोल, या आपने 1 मोल लिया, टोटल मोल कितने आपके पास 4 मोल, मोल से मोल कैंसिल 1/4 आंसर। यूनिट लेस हो तो यूनिट आएगी नहीं, क्योंकि मोल से मोल कैंसिल। मेथिल एल्कोहल की बात करें तो कितने मोल है आपके पास टोटल, मिथाइल एल्कोहल के 1 मोल, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे आपके पास 4 मोल। आप कैलकुलेट करोगे 1/4। तो बच्चों ये आपके 3 कैटेगरी क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको ये करवा दी, सेकंड कैटेगरी मैंने आपको ये करवा दी, और थर्ड कैटेगरी अब पूरे हिंदुस्तान में मोल भिन्न के क्वेश्चंस इन कैटेगरी के अलावा नहीं है। तो बच्चों ये अपने मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म हो गई। अब अपने बचती है एक तो पार्ट पर मिलियन, एक बचते आपके फॉर्मेलिटी, एक बचती नॉर्मेलिटी। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।